मुख्य तौर से नौजवानों का देश है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक या अगर हम कहें सीनियर सिटीजन, इनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 तक इनकी जो आबादी है वो लगभग 9.5% से ज़्यादा हो जाएगी। जाहिर तौर पर बजट आ रहा है और ऐसे में इनकी भी मांगे हैं। हर बजट में जो वरिष्ठ नागरिक की आबादी है, जो लोग हैं, वो आशाओं भरी निगाहों से बड़े बड़े ऐलानों का इंतज़ार करते हैं। अब की बार भी उनकी कुछ उम्मीदें हैं, जानते हैं उनकी मांगे क्या है। लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ की डिप्टी CEO फिरोज अजीज। स्वागत है आपका इस पेशकश में। हर साल आपसे बात होती है लगभग कि बजट में क्या आने वाला है और अलग अलग क्लासेस के लिए किस तरह के ऐलानों की उम्मीद है। आज हमारा फोकस रहने वाला है वरिष्ठ नागरिकों पर। अब तक थोड़ा सा रिकैप अगर मैं चाहूँ आपसे, क्या कुछ हुआ है? देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी तादाद कम नहीं है, ऑफ कोर्स इंडिया एक युवा कंट्री है, बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ों का रिफॉर्म्स, स्पेशली ऑन द पेंशन साइड, स्पेशली ऑन द डिडक्शन साइड, जो इंश्योरेंस खरीदते हैं उस पर जो टैक्स की छूटें हैं, ये सब बहुत हेडरूम है फॉर द सीनियर्स ऑफ द कंट्री। अब देखें तो अगर डिविडेंड टैक्सेबल हो गया इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर और उस पर 1 पैसे की छूट नहीं है, पहले रुपए से टैक्सेबल है, राइट। जो डिडक्शंस रही हैं ATC की, जो बहुत सीनियर सिटीजन्स यूज़ करते हैं, वो 1.5 लाख रुपए रही है 2014 से। अगर महंगाई को भी जोड़ें तो वो 2-2.5 लाख होनी चाहिए थी। सो बहुत हेडरूम है, स्कोप है। इस साल इंडिया की जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो 70-80% से बढ़ी हैं और प्री पैंडमिक लेवल से भी ज़्यादा हैं। तो हेडरूम है, रिफॉर्म्स की हेडरूम है और गवर्नमेंट के पास स्कोप है। With all this combined, I think there is great potential to please the senior citizens. बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो बजट पर ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आइए फिरोज, हमारे साथ लाफ्टर क्लब के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपनी मांगे रखना चाहते हैं। किशोर कुआंवाला जी और उनकी पूरी टीम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और इनसे एक एक करके जानना चाहेंगे हम कि बजट को लेकर वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन क्या कुछ मांग करना चाहते हैं। सर, वेलकम। हाय, थैंक यू। आज सीनियर सिटीज़न आई वुड से कि उनकी गिनती नहीं है, क्योंकि वो 10 करोड़ खाली है। जो गिनती होती है वो गरीब लोगों की होती है, वो मिडिल क्लास की होती है और अपर क्लास की होती है। और उनको जो कंसेशन मिलना चाहिए वो कंसेशन कोई भी बजट में है नहीं। आज सीनियर सिटीज़न ज़्यादातर रिटायर रहते हैं। मैं आपको कहूँ कि 7 साल पहले जो बैंक में इंटरेस्ट था 10% इंटरेस्ट था और ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न का पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहता है और उनकी जो मंथली इनकम रहती है उसी के माध्यम से उनका खर्चा चलता है। आज वो 5-5.5% हो गया था। अभी कुछ बड़ा है, कुछ 2 महीने से। तो कितना लंबा गैप हो गया। आपकी जो महंगाई है, प्राइस राइज है, it has increased in the 3-fold in 7 years time. So the gap between the two, so उनकी जो कैपिटल है वो सब वॉश्ड आउट हो गए। सही कह रहे हैं आप। That is one. बिल्कुल। एक सेकंड, आप आगे जाएं उससे पहले मुझे फिरोज से बात करनी है इस पॉइंट पर ही। फिरोज, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन की जो इनकम है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस अब की बार, जैसा कि सर ने भी कहा कि होना चाहिए, क्योंकि मुख्य तौर पर उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की जो इनकम होती है वो डेट से ही अर्जित होती है। अब ऐसे में किस तरह से हमें टैक्स को लेकर सुझाव देने चाहिए या मांगे करनी चाहिए ताकि इनकी जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स ना लगे या कम लगे? देखिए, रियलिटी यही है कि सीनियर सिटीजन्स के पैसे जो लगते हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन लाइफ स्टेज पे होते हैं, जो कंज्यूम करना चाहते हैं, जो सदियों से कमाया था, तो डेट के झुकाव ज़्यादा होता है। डेट में टैक्सेशन इनएफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल FDs को ले लें तो उसमें मार्जिनल टैक्स रेट जो कोई 10 लाख के प्लस की स्लैब में होता है तो 30% की टैक्स लगती है। और डेट म्यूचुअल फंड्स को देखें तो भी उसमें 20% की टैक्स है। डिविडेंड पे भी हो गया। हाँ, डिविडेंड पे भी टैक्सेबल हो गया। तो अब युवा डालता है एक्विटी में पैसा। सीनियर सिटीजन्स बिकॉज दे हैव लेसर रिस्क एपेटाइट वो डेट में डालते हैं। युवा को 10% की टैक्स है एक्विटी में और सीनियर सिटीजन को 30-20% की टैक्स है। तो डेट में काफ़ी गुंजाइश है टैक्स को रैशनलाइज करने की और इक्विटी से कन्वर्ज करने की। तो उससे क्या होता है कि जैसे अब सर ने कहा 10% का ब्याज था, अब 5.5 हो गया है। उसमें अगर टैक्स घटा दिया जाए तो 1% का उनको एक्स्ट्रा पोस्ट टैक्स रिटर्न मिल जाता है। सो आई थिंक दैट्स वन। डिविडेंड्स आर टैक्सेबल।
पहले ऐसा नहीं होता था कि इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी वो टैक्सेबल नहीं होते थे। और पहले रुपए से टैक्स, कोई भी नया टैक्स अगर लाया जाए तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश दिया जाए ताकि एक रिटेल निवेशक को फायदा मिले। पहले रुपी से डिविडेंड को टैक्स करना इज अ लिटिल हार्श। आई थिंक दैट कैन गेट करेक्टेड इन दिस बजट होपफुली। हेल्थ इंश्योरेंस पे मुझे जी रिलेटेड टू द बैंक ओनली, जो लिमिट रखी है 15 लाख रुपया, हाँ सीनियर सिटीजन की सेविंग्स 15 की, लाख, राइट, हाँ और जो उनका रिटर्न है उनके रिटर्न के ऊपर भी टैक्स लगता है। हाँ So that is treated as the income. बिल्कुल, So it सही is कह not रहे separate. दूसरी बात कि जो exemption है सीनियर सिटीजन का, it is just the 50,000 rupees. हाँ It is not a huge. See, अगर 5 लाख के ऊपर नॉर्मल आदमी टैक्स भर रहा है तो सीनियर सिटीजन 5,50,000 के ऊपर देगा, so that is not all right. Because there is no other source of income. तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो और भी कम होना है। इट शुड बी 40%, 50%, जैसे रेलवे डिस्काउंट होता है, हाँ 40%, 50%, इट शुड बी अ डिफरेंस ऑफ द 40-50% इन अ टैक्स स्ट्रक्चर, यू नो, दैट इज वन थिंग। एंड दूसरा बात कि नॉर्मली द सीनियर सिटीजन दे नीड अ मनी एट द ओल्ड एज। बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं। मेरा पीपीएफ मैंने एनकैश किया, दैट पीपीएफ इज टैक्सेबल। सही बात है। प्रीमैच्योर यानी जो इंस्टॉलमेंट में लेता हूँ 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद 15 में, के पहले जो आप लेते हैं, हाँ। जब मैं नॉर्मल आदमी था तो आपने टैक्स लगाया, मुझे कोई अर्जा नहीं, लेकिन सीनियर सिटीजन ने हर साल अक्यूमुलेट पैसा किया है और उसके ऊपर पूरा यानी ढेर सारा, एंड दे कम इन द डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर, हायर टैक्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर फिरोज, यहाँ पे स्ट्रिक्टली हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो है, लेकिन जितने भी निवेश विकल्पों की बात सर ने की है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वरिष्ठ नागरिकों से। अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ही बात करें, 15 लाख तक का आप निवेश कर सकते हैं और आपको हाथ में जो मिल रहा है उस पर टैक्स लग रहा है। पीपीएफ की इन्होंने प्री मैच्योरिटी से पहले के विड्रॉल की बात की। अगर हम एनपीएस की बात भी करें, जिसका मकसद ही केवल रिटायरमेंट का है, जब आप पैसे निवेश कर रहे होते हैं तब आपको टैक्स छूट मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उसका इस्तेमाल तो आप 60 के बाद ही कर रहे हैं ना। आपके हाथ में जब पैसे आ रहे हैं तो वो टैक्स लग कर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ अहम बदलाव हो जाने चाहिए आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से डेफिनेटली बदलाव होने चाहिए। इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है सदियों से इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। जैसे अगर हम यूएस का देखें, 401k एक बहुत रोबस्ट पेंशन सिस्टम है। पेंशन सिस्टम इज नॉट सो स्ट्रांग। अब हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सीनियर सिटीजन्स अच्छी पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकें लास्ट 2-3 डेकेड से, उनको डेफिनेटली ये छूट मिलनी चाहिए। सेकंड, हमारा मेडिकल सिस्टम एंड द इंश्योरेंस अराउंड इट हैज़ ऑल्सो नॉट बीन ग्रेट। अब एक सीनियर सिटीजन जब एक उम्र पे पहुंच जाता है तो इंडिविजुअली इंश्योरेंस खरीद नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता है। अगर आपकी पेंशन सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होती कंट्री में लास्ट 2-3 डेकेड्स में, आपकी इंश्योरेंस एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होती या फ्री हेल्थ केयर होता, तब आपको ये रियायतें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दो ना होने की वजह से आपको ये छूट तो देनी पड़ेगी। जैसे सर ने कहा कि 50,000 का डिफरेंस बिटवीन एन अर्निंग पर्सन एंड नॉन अर्निंग पर्सन डजंट मेक सेंस। आज की डेट में एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है 10,000 से ज़्यादा की टैक्सेबल लिमिट हो तो आई थिंक उसको भी सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत है। आई थिंक बिकॉज ऑफ द पेंशन सिस्टम नॉट बीइंग स्ट्रांग, जो भी आपने मांगे बोली, दोज आर वेरी रैशनल। बिल्कुल, सर की भी कुछ यहाँ पर मांग है। सर आगे आइएगा। मेडिक्लेम जी सर, मुझे लगता है मेडिक्लेम जो अभी फैसिलिटी जो दे रहे हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम इंश्योरेंस भी इतना बढ़ गया है कि आम आदमी तो उसमें पैसा डाल ही नहीं सकता है। जैसे अभी 6,000 जो हम भर रहे थे, उसका 25,000 अगर एनुअल अगर मेडिक्लेम में ही अगर भरना पड़े तो जब हमें क्लेम आए तो क्या मिले। स्टैंडर्ड डिडक्शन एटलीस्ट सीनियर सिटीजन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर वो पूरी ज़िंदगी तो टैक्स भरते आए। अभी सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी बाद में भी उसका तो डबल टैक्सेशन हो गया। उसको जो पेंशन मिलती है उसके ऊपर भी टैक्स आप ले थे। तो दैट इनकम एटलीस्ट यू शुड कंसिडर कि दैट शुड बी नॉट बी टैक्सेबल, और द स्टैंडर्ड डिडक्शन रेट फॉर सीनियर सिटीजन शुड बी इंक्रीज इन सच ए वे that they should be able to save something, because at the old age when they don't have any other income and they are depending on the pension income and we are taxing on that. सही बात So है। that is one thing. So I think one more thing, जीएसटी भी है, जीएसटी भी है उनके ऊपर सब। वन मोर थिंग कि आज से करीबन 10 साल पहले
मेडिक्लेम का मैं 5,000 रुपया देता था, टुडे इट हैज बिकम अराउंड 40,000 रुपीज़ एंड अमाउंट इंश्योर्ड इज द सेम एंड प्री एग्जिस्टिंग वापस उसमें नहीं होता है। तो इतना सारा पैसा लेकर आपने गरीब लोगों को फ्री कर दिया, ठीक है, उनकी सुविधा कर दी, बट एट द whose cost? Why senior citizens are not taken at the par with the poor people of the country, you know? कि उनको जब सब सुविधा है, अभी आधार कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति की एज मालूम है, तो हर फैसिलिटी जो उनको दी जाती है वो सीनियर सिटीजन को क्यों नहीं? Whether it is a restaurant. मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंश्योरेंस के लिहाज से भी इन्होंने उठाई है। लगातार इंश्योरेंस का प्रीमियम तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके लिए जो आपको टैक्स की रियायत है वरिष्ठ नागरिकों के लिहाज से, उसमें इजाफा नहीं। करेक्ट, वो 50,000 थी, 50,000 रही है, उसको 75,000 करें तो स्पेशली पोस्ट कोविड वर्ल्ड में प्रीमियम्स शूट अप होंगी। शायद आज नहीं दिखा होगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी हेल्थ का डेटा कलेक्ट करती हैं, मोर्टेलिटी का डेटा कलेक्ट करती हैं, क्लेम्स का डेटा कलेक्ट करती हैं। वो कोविड का जो प्रीमियम इंक्रीज आज नहीं दिख रहा है, अगले 2-3 साल में दिखेगा। तो डिडक्शन 50,000 का अगर 75,000 करते हैं तो एटलीस्ट उसकी टैक्स की छूट तो मिले जो प्रीमियम पे कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी सेंसिबल, स्पेशली पोस्ट कोविड इट हैज़ टू बी डन। आपको लगता है कि निवेश को थोड़ा सा और बढ़ावा देने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए कुछ खास प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए? क्या वो वक्त आ गया? क्योंकि देखिए, अगर मैं 2021 की बात करूं, हम सब जानते हैं कि बाजार में पार्टिसिपेशन अक्रॉस एज क्लासेस और टियर 2, टियर 3 टाउन्स की हम बात करें तो बढ़ा है। कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा ये है कि जितना लोग ज़्यादा इक्विटी में पार्टिसिपेट करें उतना इनके लिए बेहतर होगा। रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं जिसके तहत आपको छूट मिलती है। NPS को लॉन्च किया गया है जहाँ पे आपको 2 तरह की रियायतें मिलती हैं। ELSS भी है जहाँ पर आप इक्विटी बाजार में निवेश करके हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन सेपरेट जब हम पेंशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इंश्योरेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का किसी तरह का प्रोडक्ट इनके लिए खास लॉन्च किया जा सकता है जो रिटायरमेंट के बाद ये निवेश करें? आई थिंक डेफिनेटली जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं वो रिटायरमेंट के पहले के बने हैं। Exactly. फिर उसके बाद एक ही काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनता है एन्युइटी। जो पैसे इकट्ठा किए, उस पैसे को निकाल के ऐसी जगह डाल दो जहाँ महीने के पैसे मिले, वो भी टैक्सेबल है। तो पोस्ट रिटायरमेंट लो कॉस्ट टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट जिसकी क्राइटेरिया ये हो कि आप रिटायर हो चुके हैं, आप नौकरी परस्त नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक उधर इनोवेशन की भी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि आज अगर आप देखें इंडिया की ब्याज दरें दुनिया में काफ़ी सबसे ज़्यादा हैं। आप देखें, वी आर द 5th और द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि हम 20वीं इकोनॉमी है। आप बाकी 5 से कंपेयर करके देखें, हमारे ब्याज दर 5-6% हैं आज हैं, शुक्र है। माना कि 10 के मुकाबले आज 5.5 हैं। क्या हम 5.5-6 पे रहेंगे? शायद नहीं रहेंगे, बिकॉज दूसरी कंट्रीज 1% पे हैं। अगरचे वो हो जाए, उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। तो अगर पोस्ट रिटायरमेंट ज़िंदगी 20-30 साल की होती है तो उसमें भी थोड़ा इक्विटी कंपोनेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर 5 साल की टाइम फ्रेम्स हों तो इक्विटी में नहीं निवेश करना चाहिए। अगर मुझे 20 साल उस पैसे से ज़िंदा रहना है, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, तो उसमें 10-20% की इक्विटी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो ऐसा प्रोडक्ट जो बनाया जाए जिसमें डेट भी टैक्स एफिशिएंट हो और इक्विटी भी टैक्स एफिशिएंट हो, आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। एंड उसकी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि इसमें निवेश करने के लिए आपको पोस्ट रिटायरमेंट ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं महिलाओं से बात करना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ महिलाएं बहुत सारी मुझे दिख रही है, लेकिन कोई कुछ मांग नहीं रख रहा है। मुझे बताइए क्या चाहते हैं आप? देखो, अभी तो हम सीनियर सिटीजन नहीं है, पर अभी से हम लोग चलो पैसा जमा करते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग सीनियर सिटीजन हो तो अभी हमको काम लगे। पर ये सर बोल रहे हैं वैसे हम लोग इतनी मेहनत करके साइड में पैसे रखते हैं, अच्छा, और फिर वो कुछ मिलता नहीं है, तो फायदा क्या? वैसा भी होता है। आप सब हाउसवाइफ्स हैं, हर चीज में तो है। रेलवे में भी जो सीनियर सिटीजन को कम पैसे थे, अभी वो भी उन्होंने बराबर कर दिए। तो जो कम पैसे थे वो भी अभी तो सीनियर सिटीजन वाले को पहले हाफ थी टिकट, अभी फुल टिकट हो गई ट्रेन में उसमें। तो वो भी थोड़ा सोचना चाहिए। वापस करवाने जाओ तो उसमें भी हाफ काट लेते हैं, वो हाफ ही पैसा हाथ में आता है। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी तो थोड़ी तो होनी चाहिए। घर की चीजें हो तो उसमें टैक्स GST लगा है, और अगर बाहर में कितनी देखो, हर चीज में बता है कुछ। गवर्नमेंट ने जो रूल रखा है सीनियर सिटीजन के लिए, वो सुविधा दे आर नॉट गिविंग फैसिलिटीज टू सीनियर सिटीजन, राइट? दे हैव डिक्लेयर
in train, in air, in bus, in so many places, but they have not given. They have declared already, but they have not given. बाहर वालों के लिए देखो कितनी फैसिलिटी है, उन लोग को 60 अप हुए तो उन लोग को घर में मिलता है, उन लोग को तो उन लोग की जिंदगी आराम से कटती है. यहाँ क्या है मैडम, दूसरा कि मेडिक्लेम डज नॉट कवर योर कैटरेक्ट एंड डेंचर, एंड दीज आर द नॉर्मल प्रॉब्लम्स ऑफ द सीनियर सिटीजन. व्हेन यू पे द प्रीमियम एंड अगर उनमें सीलिंग रहेगी कि 25,000, कैन यू मेक अ डेंचर? नहीं, लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं ने पॉइंट उठाई है ना, वो काफ़ी अहम लग रही है. जो सुविधाएं बताई गई हैं उसके मुताबिक भी उन पर अमल नहीं किया जा रहा है. और अब वक्त आ गया है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि विदेशों में इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पर न सिर्फ लोग अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करते हैं, रहते भी हैं. ठीक है, तो इस तरह की लाइफस्टाइल क्या सीनियर सिटीजन को हमें देनी चाहिए, उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए? देखिए, आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन एक रिफॉर्म का बहुत अहम हिस्सा होता है. एक तो एक आशा होती है आपकी कि सीनियर सिटीजन्स को हमें जिसने इंडिया को यहाँ इस मकाम तक पहुँचाया उनको हमने देख रेख करनी है, वो तो चाह हो गई. फिर होती है रणनीति रिफॉर्म, फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन में रिगरस फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है. आई थिंक हम काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन में चूक चुके हैं. आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस होना चाहिए. और सेकंड चीज़ ये है कि आज की जो इंडिया की बनत है, सोशल फैब्रिक जो है, उसमें एल्डर्स परिवार के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, बट ये रैपिडली चेंज हो रहा है. राइट, गिवन द इंडियन सोशल फैब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, पहले क्या होता था कि सीनियर सिटीजन जो पहले युवा थे वो अपने बच्चों की देखरेख करते थे, अब बच्चे बड़े होके पेरेंट्स की देखरेख करते थे. बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो रैपिडली हो रहा है. न्यूक्लियर फैमिलीज का जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें सीनियर सिटीजन रह जाएंगे पीछे और उनको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी. इंडिपेंडेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू लाइफस्टाइल इंडिपेंडेंस. ये इसका अगर हमने 10, 15, 20 साल का प्रोग्राम नहीं बनाया, एक प्लान नहीं बनाया, तो आई थिंक वी विल बी इन ट्रबल. आज की करंट स्थिति देख के मुझे डर नहीं लगता. राइट, हैंड टू माउथ हम जी रहे हैं, राइट, कड़कसर में जी रहे हैं. बट आई थिंक 10 ईयर्स 15 ईयर्स को एनविसाज किया जाए तो इट्स अ स्केरी सिचुएशन. सोशल फैब्रिक चेंज हो रहा है और उसमें पेंशन नहीं है, और सुविधा नहीं है. इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल मेडिकल इंश्योरेंस में पॉवर्टी लाइन के नीचे आपने 5 लाख की इंश्योरेंस दे दी, बिल्कुल, और एक बीच में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रह गया, मिडिल क्लास भी रह गया और सीनियर सिटीजन भी रह गए, क्योंकि उनकी जो इंडिविजुअली इंश्योरेंस खरीदने जाओ तो बहुत महंगा मिलता है. फॉर एग्जांपल हम अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस करते हैं, मैं खुद जाके इंश्योरेंस लेता हूँ तो एटलीस्ट डबल ट्रिपल प्राइस देना पड़ता है. अगर ग्रुप इंश्योरेंस लो तो इंश्योरेंस कंपनी वो बार्गेनिंग पावर की वजह से रिड्यूस करती है. तो गवर्नमेंट अगर सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे भी इंश्योरेंस कंपनीज से नेगोशिएट करके उसकी प्रीमियम्स नेगोशिएट कर ले और इंडिविजुअल पेमेंट भी ले तो इनका सबका फ़ायदा हो जाएगा. जैसे सर ने कहा था कि क्योंकि क्या होता है कि इंश्योरेंस में स्पेशली बहुत फाइन प्रिंट होती है. वो मेरे हिसाब से तो इंश्योरेंस, अगर मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना है तो एक पहले PhD करनी पड़ती है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है. राइट, और उसमें अगर इंडिविजुअल पढ़ के, फाइन प्रिंट पढ़ के, राइडर देख के खरीदेगा, ये उम्मीद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड विल शॉर्ट चेंज द सीनियर सिटीजन. सो अगर गवर्नमेंट नेगोशिएट भी कर ले, भले ही पैसे ना दे, तो उस लार्जर ग्रुप की वजह से डिस्काउंट जो मिलता है वो, और पॉलिसी की जो फाइन प्रिंट्स हैं वो गवर्नमेंट डेफिनेटली फाइनलाइज कर सकती है, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी दे सकती है ताकि इनकी इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो सके और टैक्सेशन भी बच सके. तो अब जी देखा है, वो 4-5 भाई है, उनके भी बच्चे, उन लोगों ने पॉलिसी नहीं ली है. वो लोग क्या करते हैं, हर एक मेंबर के 1000 रुपए हर महीने साइड में रखते हैं. तो जो भी पैसा हुआ, कभी भी इमरजेंसी चलती है तो इमरजेंसी फंड बनाते हैं. तो इमरजेंसी फंड से मुझे याद आया कि आप लोग अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अभी अगर आप मुझे बता सके. See, normally the bank fixed deposit is the one source. ठीक है. Equity is the second source, and the mutual fund. अच्छा. Not the gold and silver, because gold and silver. Real estate. Normally, it is a belief that when you buy this, you normally don't sell it. See, that is not the investment. That is the ornamental value. तो ornamental value हमारे में जो प्रथा है वो बेचते नहीं है. तो कहने का तात्पर्य these are the things, but over a period of time उनमें ड्रास्टिक यानी गिरावट आई है कि what I used to get it, I'm not getting it with the same sum. अगर मेरी पेंशन अगर 5,000 बढ़ी है लेकिन उसके सामने कटौती मेरी हो गई वो 25,000 की हो गई,
So how will you bridge the gap? और महंगाई कितना परेशान कर रही है सबको? बहुत ज्यादा। भाव कितने बढ़ गए, हर डबल हो चीज के गए। भाव है, गैस के भाव, पेट्रोल के भाव। अभी सीनियर सिटीजन नहीं जाते गाड़ी में कहीं घूमने नहीं, हर चीज के भाव बढ़े। कोरोना में काम धंधा भी बंद Can हो I गया। suggest? तो In ज़्यादा all तकलीफ foreign cities, they are giving all facilities to senior citizens. In everywhere, we should try Indian for our senior citizens. For laughter club. Okay, ma'am, the last thing, you have got the Aadhaar card. So why all the facilities should not be linked to the Aadhaar card, because it define the age. Even the petrol should be at the reduced rate. Even the club entrance should be a reduced. Even the restaurant bill should be at the reduced rate. Because there in other country, see we try to compare कि हमारा rate of interest बढ़ा है, लेकिन that to maintain the family, the government support. Government support. They take care about education. They take care about the medical. And even the Lanka, I would say it is a small country, but they care about this part. तो कुल मिला के अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार समझना चाहूँ फिरोज, तो बात यही है कि अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई ये निवेश करते हैं, और जब इनका कमाई का स्रोत या कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो पहले किए हुए निवेश में से ही ये ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में हम वरिष्ठ नागरिकों की भी आर्थिक आज़ादी की बात करें, और इसी को लेकर कड़े कदम उठाने की ऐसी उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री करेंगे। लेकिन जहाँ पे भी हमने बात की है, भले ही वरिष्ठ नागरिकों से हम बात करें या आम या दूसरे किसी एज ग्रुप से बात करें, महंगाई सबको परेशान कर रही है फिरोज। इसको लेकर क्या बुनियादी कदम उठाए जा सकते हैं जिससे सभी को फ़ायदा हो, सभी को राहत मिले? आई थिंक स्पेशली पोस्ट कोविड महंगाई बढ़ी है, क्योंकि जो ब्याज दरें थी कोविड की वजह से इकोनॉमी को पुश करने के लिए पूरी कंट्रीज़ ने, एंड सो डिड इंडिया, बहुत फास्टली ब्याज घटाए। जब भी ब्याज घटाते हैं तो इंसान को जो ब्याज नहीं मिलता है तो उसको खर्च करने का मन करता है। अगर ब्याज जीरो कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल, टू मैग्नीफाई द एग्जांपल, आप क्या करेंगे? एफडी में क्यों रखूं, इससे तो खर्च करूं, राइट? तो उसकी वजह से सब खर्च करने निकलते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। ये इकोनॉमिक्स है। महंगाई तो बढ़ रही है और बढ़ेगी भी, बिकॉज आरबीआई ने बहुत अकोमोडेटिव स्टांस रखा है। 4 से 6% की महंगाई की एक्सेप्टेंस है, मतलब रियल रिटर्न नेगेटिव है। ब्याज दरें 5-5.5% और महंगाई 4 से 6% इज़ ओके फॉर आरबीआई। मतलब आपको महंगाई और महंगाई ब्याज से ऊपर भी रह सकती है और आरबीआई इज़ ओके विथ इट, विच इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया इन द लॉन्ग टर्म। पॉइंट 1। बट एक चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए, मांगें बहुत अच्छी जगह, अपनी जगह अच्छी हैं, उम्मीदें अच्छी हैं, बट आपको ये भी देखना है कि हमें भी ड्राइवर सीट में बैठ के हमें क्या 2-3 चीज़ें करनी है, ताकि वो जो मेरे लिए कर सकें उससे ज़्यादा मैं अपने लिए क्या कर सकूँ। क्योंकि दुनिया बदल रही है, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड बदल रहा है, निवेश की रणनीतियां बदल रही हैं। सो 2-3 एक्शन पॉइंट्स सीनियर सिटीजन शुड टेक ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉब्ली इन द चर्चा आई विल डिस्क्लोज दोस। बावजूद भी सीनियर सिटीजन दे एंजॉय द लाइफ, they take care about the fitness by walk, by exercise, and with the laughter club, come on, 1 2 3। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जाते जाते फिरोज, आप जो बुनियादी कदमों की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसका जिक्र करना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक 3 चीज़ें अगर हम सीनियर सिटीजन्स को बताएं। एक तो गोल्ड जो होता है उनके घर में, उसको डिजिटल कन्वर्शन की वजह से 2.5% का जो ब्याज मिल सकता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, ऑर्नामेंटल वैल्यू अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है तो वो कन्वर्ट करेंगे, एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू का साधन हो जाएगा। सेकेंड, एफडी से छुटकारा पाएं और डेट म्यूचुअल फंड्स का प्रयोग करें, उधर 1-1.5% की ज़्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। तीसरा, इक्विटी 10% एटलीस्ट रखें अपने पोर्टफोलियो में। इसकी वजह से जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है, मेरे हिसाब से अगले 3-4-5 सालों में 20-30% आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करें बियॉन्ड व्हाट डिस्काउंट्स एंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ब्रिंग्स अलोंग। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर जहाँ तक मांगों की बात है तो थोड़ा है, लेकिन बहुत कुछ होने की उम्मीदें हैं और मांगे भी यही हैं। वक्त आ गया है कि हम वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक आज़ादी के बारे में भी सोचें। इसी के साथ शुक्रिया आपका फिरोज इस चर्चा में आने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें।